Good morning, class. Today we are starting with transportation in plants. We have discussed earlier how plants take in simple compounds such as carbon dioxide and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organs namely leaves. तो प्लांट्स क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपने लीव्स में सनलाइट की मदद से वो लोग खाना एनर्जी बना के स्टोर कर लेते हैं. The other kinds of raw materials needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. अभी प्लांट जैसे हम लोग छोटे होते हैं तो कैसे खाना खाते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी हाइट बढ़ती है, बॉडी बढ़ती है. उसी तरह प्लांट भी जब हम ले आते हैं तो छोटा होता है, सनलाइट पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स डालते हैं तो प्लांट की साइज़ भी बढ़ती है. तो अपने उसके ग्रोथ के लिए भी उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और अलग अलग कंपाउंड्स की ज़रूरत पड़ेगी. फॉर प्लांट्स द सॉइल इज़ द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फरस एंड अदर मिनरल्स. द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंसेस देयरफॉर ऑकर थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल नेमली रूट. अभी प्लांट को जो कुछ भी चाहिए ना वो उसको मिट्टी में से मिल जाएगा. तो मिट्टी तो प्लांट के नज़दीक ही होती है क्योंकि मिट्टी में ही उगता है प्लांट. तो अभी कौन सा पार्ट होता है जो मिट्टी के सबसे नज़दीक होता है? रूट्स मिट्टी के अंदर ही होते हैं. तो रूट जो है वो सारे सब्सटेंस प्लांट को पहुंचाने का काम करता है. द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंस देयरफॉर ऑकर्स थ्रू द पार्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल नेमली द रूट्स. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल contacting organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to all the parts of the plant body. But if these distances become larger because of changes in the plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw materials in leaves and energy in roots. A proper system of transportation is therefore essential in such situation. अभी देखो, आपने देखा होगा कुछ प्लांट की हाइट सिर्फ इतनी जो होती है ना, और लीव्स यहाँ पर है और मिट्टी यहाँ पर है. तो दोनों में जगह इतनी ज़्यादा नहीं है, दूरी नहीं है. लीव्स को चीज़ें पहुँचाने में इतने में ही पहुँच जाती है ना. कुछ प्लांट्स की हाइट इतनी होती है. तो इतनी दूर तक ही पहुंचाना है ज़मीन से, वो तो डिफ्यूजन के थ्रू पहुंचा सकते हैं. किसके थ्रू? डिफ्यूजन. अभी जैसे आप परफ्यूम लगा के आए हो क्लास में, है ना, तो पूरे क्लास में खुशबू फैल जाएगी. पूरी स्कूल में नहीं फैलेगी लेकिन पूरे क्लास में फैल जाएगी, है ना. तो ये क्या हुआ कि तुमने बॉडी के ऊपर जो गैस, परफ्यूम मतलब गैस ही छिड़का है अपनी बॉडी के ऊपर, और क्लास में गैस है ऑक्सीजन. तो वो ऑक्सीजन और तुम्हारे परफ्यूम का गैस दोनों एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो गए, है ना. अभी मान लो कोई प्लांट की हाइट तो ये बड़ी बड़ी ऊंचे होते हैं, ज़मीन से बहुत दूर होते हैं, तो वो डिफ्यूजन से नहीं पहुंच सकते. तो उसके लिए पर्टिकुलर ऑर्गन्स चाहिए होंगे, सिस्टम लगानी पड़ेगी प्लांट को. एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन डिफरेंट बॉडी डिज़ाइंस. Plants do not move and plants' bodies have a larger proportion of dead cells in many tissues. As a result, plants have lower energy needs and can use relatively slow transport system. अभी प्लांट की बॉडी पे देखो, अगर मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर चाकू से कुछ लिखूं तो क्या होगा? खून निकलेगा ना. लेकिन प्लांट के ऊपर लिखें तो कुछ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि प्लांट की आउटर स्किन जो होती है ना वो ज़्यादातर डेड सेल से बनी हुई होती है. तो जितने डेड सेल ज़्यादा होंगे उसको एनर्जी उतनी कम चाहिए, क्योंकि सेल जिंदा होता है उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. डेड सेल, मरे हुए सेल को तो एनर्जी नहीं चाहिए. इसीलिए
प्लांट्स को एनर्जी कम चाहिए अपने लिए, खुद के लिए, है ना, तो स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगी कोई तो भी चलेगी उसके लिए, है ना. However, can be very large in plants such as very tall. तो जो बड़े प्लांट्स होंगे उनको थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी. प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विल मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम लीव्स एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द रूट्स. अभी प्लांट ने ऊपर लीफ में एनर्जी बनाई है सनलाइट की मदद से और हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो लीव्स तो ऊपर हैं और प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ज़मीन में मिट्टी में होते हैं, है ना. तो नीचे के न्यूट्रिएंट्स ऊपर मिट्टी लीव्स तक पहुंचाने का, और लीव्स में जो एनर्जी बनाई है प्लांट ने वो सारे प्लांट को तो देनी पड़ेगी ना एनर्जी टिके रहने के लिए. These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. One of them is xylem, moves water and minerals obtained from the soil. तो एक ट्यूब जो ऊपर से नीचे आती है और दूसरी ट्यूब नीचे से ऊपर जाती है. तो नीचे से ऊपर जाएगा वाटर एंड मिनरल्स जो जाइलम ले जाएगा. The other phloem transports products of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to the other part of the plant. और लीफ के ऊपर जो बना हुआ है एनर्जी वो प्लांट में नीचे के पार्ट्स को देने के लिए आना पड़ेगा ट्यूब को, तो वो काम करती है फ्लोएम. तो प्लांट में दो ट्यूब होती है, एक होती है जाइलम और एक होती है फ्लोएम. अब पानी जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में. In xylem tissues, vessels and tracheids of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all the parts of the plant. अभी देखो रूट जो है ना वो ज़मीन में से पानी सोख के अपने पास रखेंगे, फिर रूट के साथ स्टेम कनेक्टेड होगी, है ना, थर्ड जो होता है प्लांट का, तो उसके अंदर भी ट्यूब्स उसके साथ कनेक्ट होगी. अभी स्टेम ऊपर जाती है तो ब्रांचेस होते हैं, तो स्टेम के साथ ब्रांचेस की ट्यूब्स कनेक्टेड होगी और ब्रांचेस जो है वो लीव्स के साथ कनेक्टेड होगी, है ना. तो वो कनेक्ट एक ही ट्यूब नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई ट्यूब्स हैं. As the roots cells in contact with the soil actively take up the ions, this creates a difference in the concentration of these ions between the root and the soil. Water therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference. अभी रूट के अंदर जो है ना कुछ ऐसे सब्सटेंस जो है राइट, उसका पानी का रूल क्या है कंसंट्रेशन का, कि हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा. तो बाहर पानी ज़्यादा है, रूट के अंदर कम है, तो बाहर से पानी जब अंदर जाएगा रूट के अंदर, दिस मीन्स दैट देयर इज़ ए स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द रूट जाइलम. तो हमेशा क्या होगा, आजू बाजू की ज़मीन में से पानी खींचेगा रूट, राइट. और आयोन्स, प्लांट के अंदर आयोन है, मिट्टी के अंदर आयोन है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, तो इक्वल हो जाएगा ना, इसके लिए पानी अंदर खींचेगा रूट. तो रूट पानी कंटिन्यूसली खींचता रहेगा आजू बाजू से. अभी देखो आपने प्लांट तो यहाँ डाला, ठीक है ना, आज ही डाला है, थोड़े दिनों बाद जब आप ज़मीन खोदोगे तो उसके रूट यहाँ तक आ चुके होंगे. तो प्लांट ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही बढ़ता है, प्लांट नीचे भी बढ़ता है, ठीक है. नीचे रूट्स जो है ना वो आगे 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 पानी की सर्च में जाते रहते हैं. However, this pressure by itself is unlikely to be enough to move the water over the heights that we commonly see in plants. Plants use another strategy to move water into the xylem upwards to the highest point of the plant body. अभी रूट ने तो पानी खींच लिया, क्यों, क्योंकि मिट्टी में बाजू में ही था. अभी देखो ये रूट है समझ लो,
ये आजू बाजू की मिट्टी है, तो रूट ने मिट्टी में से पानी खींच लिया। अभी पानी हमको यहाँ तक पहुँचाना है, नीचे से ऊपर तक। तो किसी भी चीज़ को ऊपर उठाते तो मेहनत पड़ती है ना हमें, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो थक जाते हैं, उतरते हुए थकते हैं कभी। तो पानी को ऊपर ले जाना है तो ताकत तो चाहिए होगी। तो पानी कैसे ऊपर तक पहुंचाएगा? रूट ने खींच तो लिया प्लांट के अंदर, अभी प्लांट के अंदर से ऊपर तक भी पहुंचाना है हमें। एक एक्टिविटी है, टेक 2 small pots of approximately same size and having the same amount of soil. One should have the plant in it. Place a stick of the same height as the plant in the other pot. Cover the soil in both the pots with a plastic sheet so that the moisture cannot escape by evaporation. Cover both the sets, one with the plant and other with a stick, with the plastic sheets, and place in bright sunlight for half an hour. Do you observe any difference in the two cases? Provided that the plants has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by the water from the xylem vessels in the leaf. In fact, evaporation of water molecules from the cells of a leaf creates a suction. अभी देखो यहाँ पर ये लीफ है, ठीक है। लीफ के अंदर स्टोमेटा सेल्स होते हैं। अब जब धूप पड़ेगी इसके ऊपर तो स्टोमेटा में से पानी एटमॉस्फेयर में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से पानी गया ना, इधर देखो, यहाँ से पानी एटमॉस्फेयर में चला गया, तो यहाँ जगह हो गई खाली। अब ये क्या है, यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूलर, ये तो हवा में चला गया, ये पानी की बूंद हवा में चली गई। यहाँ पानी की मॉलिक्यूल था तो वो इसकी जगह पर आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये वाला ऊपर चला गया तो ये जगह खाली हो गई, तो ये यहाँ आ गया तो इसकी जगह खाली हो गई, है ना। तो उसके बाजू में जो मॉलिक्यूल था तो वो उसकी जगह पर आ गया। अभी यहाँ पर जगह खाली हो गई तो ये वाला मॉलिक्यूल इधर आ गया, ठीक है। अभी ये मॉलिक्यूल नीचे जो है ये ऊपर चढ़ जाएगा, इसके ऊपर, इसके नीचे था वो ऊपर चढ़ जाएगा, इसके नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, ये नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, ये नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, ये नीचे था वो ऊपर आ जाएगा। अभी क्या होगा, रूट में से, स्टेम में से पानी ऐसे ऐसे करके लीफ में आता है, यहाँ से बाहर जाता है धूप की वजह से, ठीक है। तो जैसे ये वाला यहाँ आ गया था और हवा में चला गया तो यहाँ जगह खाली हो गई, तो इसके बाजू वाला इधर आ गया, इसके बाजू वाला इधर आ गया, इसके बाजू वाला इधर आ गया। तो ये कंटिन्यूसली ऐसे जगह चेंज होती जाती है एक एक बूंद की। In fact, evaporation of water molecules from the cells of the leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of the root. अभी इसकी xylem वेसल, मैंने पहले ही बोला ना कि रूट का xylem सेल, स्टेम का xylem सेल और ब्रांच का xylem सेल और रीफ का xylem सेल एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसका पानी कम हो गया तो ये बाजू वाले से मांगा, इसका कम हुआ तो इससे मांगा, और इससे कम हुआ तो इसने ज़मीन वाले से मांगा। The loss of water in the form of vapor from the aerial part of the plant is known as transpiration. ऊपर से जो पानी लॉस हो जाता है हवा में उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। Thus, transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from the roots to the leaf. अभी पानी में तो आप देखो, सपोज़ पानी है, पानी तो सारी चीज़ों को अपने अंदर घुला लेता है, डिफ्यूज़ कर लेता है ना। पानी में शक्कर डालो तो मिल जाती है, शुगर डालो तो भी मिल जाती है, सॉल्ट डालो तो भी मिल जाता है। तो जब ये प्लांट पानी खींचेगा तो साथ साथ नमक और शुगर भी अंदर चली जाएगी। तो दूसरे कुछ हमने दवाइयाँ डाली होगी, वो दवाइयाँ भी अंदर चली जाएगी। Thus, transpiration helps in the absorption and upward movement of water and minerals dissolved in the roots. It also helps in the temperature regulation. अभी प्लांट को गर्मी लगेगी
बाहर धूप में है, तो धूप का निवारण क्या है? ठंडी लगा कम करने का पानी। आग हमेशा आग को बुझाने का काम पानी ही करता है। तो जब गर्मी लगेगी नीचे से पानी लेगा तो उसको ठंडक महसूस होगी, तो प्लांट का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। द इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज मोर इम्पोर्टेंट एट नाइट। ड्यूरिंग द डे व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem। दिन में तो चलो हमें पता है कि सूरज की गर्मी पड़ेगी, लीफ जो है उसमें से पानी एटमॉस्फेयर में चला जाएगा पसीने के जैसे, है ना, तो ऊपर का लीफ पानी नीचे से खींचेगा। लेकिन रात में तो गार्ड सेल्स, स्टोमेटा सेल्स बंद हो जाते हैं, धूप में ही खुलते हैं वो, रात में धूप नहीं होती तो बंद होते हैं, तो पानी खींचने का काम कैसे होगा फिर? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। नाउ लेट अस कंसीडर हाउ द प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, particularly photosynthesis, are moved from leaves where they are formed to the other parts of the plants. This transport of soluble products of photosynthesis is called translocation। लोकेशन का मतलब जगह, ट्रांसलोकेशन मतलब जगह चेंज करना, बदलना। अभी खाना जो है वो तो लीफ में बना हुआ है ना, लीफ ऊपर है, उसमें सनलाइट की मदद से खाना बन गया है। अभी ये खाना नीचे दूसरे प्लांट्स को भी, पार्ट्स को भी देना है, तो इस खाने को नीचे देते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इट ऑकर्स इन द पार्ट ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। Besides the products of photosynthesis, the phloem transports amino acid and other substances. These substances are specially delivered to the storage organs of the roots। अभी एमिनो एसिड ने जो प्लांट में बना वो हमारे घर में कैसे स्टोर रूम होता है जिसमें हम एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं वो रूम में स्टोर कर देते हैं कि भाई अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो स्टोर रूम में से निकाल लेंगे, है ना। उसी तरह रूट्स जो होते हैं ना नीचे प्लांट में, नीचे रूट्स, उसके अंदर भी स्टोर जगह होती है, स्टोर रूम जैसा। तो ऊपर का खाना जो है ना वो नीचे तक आएगा और इस रूट में स्टोर्ड हो जाएगा। The translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes with the help of an adjacent companion cells both in upward and downward direction. Unlike transport in xylem, which can be largely explained by simple physical forces, the translocation in phloem is achieved by utilizing energy. Material like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP. This increases the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. This pressure moves the material in the phloem to the tissue which has less pressure. This allows the phloem to move material according to the plant's need. For example, in the spring, sugar stored in root or stem tissue could be transported to the buds which need energy to grow. अभी जैसे पानी ऊपर चढ़ता था सक्शन की मदद से, जैसे इवोपरेशन में जगह खाली हो गई तो अपनी अपनी जगह चेंज करते गए। जैसे हम लोग कैसे वो खेलते हैं म्यूज़िकल चेयर, गोल घूमते हैं, जहाँ खाली होती है वहाँ बैठ जाते हैं, जो खड़ा रह जाता है वो निकल जाता है, फिर खेलते हैं, फिर जो कुर्सी खाली रहती है उसमें हम बैठ जाते हैं, है ना। तो अब इसमें उल्टा होगा, अभी इसमें ऊपर जो खाना बन गया है उसके बाजू में नीचे जो फ्लोएम टिश्यू है वो सक्शन करेगा पानी को, और सारी चीज़ें पानी में डिज़ोल्व होती है, आपको पता है।
है ना। तो पानी जाएगा तो साथ साथ वो स्टोर्ड खाना भी उसमें घुस जाएगा। जैसे मान लो मेरे को इंक डालनी है इसमें, लीफ में इंक डालूँगा तो जाएगा नहीं, जाएगा डायरेक्टली। लेकिन इस इंक को मैं पानी में डाल देता हूँ और ये पानी में रूट्स में डाल देता हूँ, राइट। तो ये इंक पानी के साथ साथ ऊपर लीफ में पहुँच जाएगी और फ्लावर में भी आ जाएगी। तो फ्लावर जो पहले वाइट कलर का था वो ब्लू कलर का हो गया। ये हमने आगे के क्लास में एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये तो हो गया ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब बात आती है एक्सक्रीशन। हमारी बॉडी में हमें जब भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, फिर पेट जो है वो डाइजेशन करता है। डाइजेशन में होता क्या है कि जिसमें से एनर्जी निकालनी होती है ना, खाने में से शक्ति, वो शक्ति ले लेते हैं हम। अब देखो आप ले आए केला, ठीक है, केला को क्या करोगे आप? छिलके उतारोगे ना, फिर बीज का खाओगे और छिलका फेंक दोगे। अभी बॉडी क्या करती है, हमने तो केले का छिलका फेंक दिया क्योंकि अंदर के केले का ही मतलब था हमें, है ना, छिलका फेंक दिया। या तरबूज ले आए तो तरबूज के अंदर जो था वो हमने खाया और छिलका फेंक दिया। अभी होता क्या है कि जो हमने खाया उसके अंदर भी एनर्जी है, जो खाया वो भी एक छिलका ही है, जो हमने खाया वो भी एक छिलका ही है, ठीक है। तो उसमें से जो एनर्जी होगी ना वो बॉडी ले लेगी और बाकी का जो छिलका बचेगा वो बॉडी जाने देगी। जैसे आप समझ लो कि मौसम्बी या गन्ने को चबाते हो, चूसते हो, सारा रस आ गया, फिर वो जो बचता है उसको फेंक देते हैं। लेकिन गाय तो वो भी खा जाती है। जब हमने तो गन्ने का रस चूस लिया, अब उसमें कुछ भी नहीं है। या मशीन में निकालते हैं ना, है ना, तो सारा रस निकल आता है, तो वो छोतरा जो बचते हैं वो फेंक देते, वो छोतरे तो गाय खा जाती है, क्योंकि गाय के दांतों में इतनी शक्ति होती है कि उस गन्ने में भी और भी जूस होता है, वो भी निकाल लेती है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन क्या करता है हमारी बॉडी में? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिजम्स गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी में तीन तरीके के वेस्ट बनते हैं। एक गैसियस वेस्ट, तो हम क्या करते हैं, गैस बाहर चला गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड सांस में से बाहर जाता है, ठीक है। तो एक होता है गैसियस फॉर्म में, एक होता है लिक्विड फॉर्म में। तो हम वॉशरूम जाते हैं तो पानी के साथ साथ बॉडी का कचरा भी निकल जाता है। अब तीसरा बचता है सॉलिड फॉर्म, कि जो आपने रोटी खाई थी, रोटी के अंदर जो एनर्जी थी वो तो बॉडी ने निकाल ली, बाकी का जो वेस्ट बचा वो भी बॉडी के बाहर फेंकना पड़ेगा। सो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों वेस्ट अंदर से बाहर। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जनरेट नाइट्रोजनस मटेरियल विच नीड टू बी रिमूव्ड. The biological process involved in the removal of this harmful metabolic waste from the body is called excretion. अब ये जो चीज़ें हैं ना वो हमारी बॉडी में कचरा है, ख़राब है ना, तो उसको हम चाहें या ना चाहें बॉडी उसको बाहर फेंक ही देगी, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। Different organisms use varied strategies to do this. Many unicellular organisms remove the waste by simple diffusion from the body surface into the surrounding
As we have seen in the other processes, complex multicellular organisms use specialized organs to perform the same function. अभी जैसे यूनिसेल्युलर है, जिसकी बॉडी के अंदर एक ही सेल है, तो वो बाहर से अंदर खाना लेने का भी काम वही करेगा, अंदर आया हुआ खाने को पचाने का भी काम वही करेगा, और जो पच गया खाना एनर्जी निकालने का भी काम वही सेल करेगा, और जो वेस्ट बच गया उसको बॉडी के बाहर फेंकने का काम भी वही सेल करेगा, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर है, एक ही सेल है उसके अंदर। लेकिन वो क्या कर देता है, डिफ्यूज़ कर देता है बाहर का एटमॉस्फेयर और अंदर का एटमॉस्फेयर, तो अंदर में से बाहर डिफ्यूज़ हो जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, तो पर्टिकुलर सेल का पर्टिकुलर फंक्शन रहेगा। जैसे आँख का काम देखने का है, मुंह का काम चबाने का है, कान का काम सुनने का है, उसी तरह पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन का काम बॉडी का कचरा जमा करके बॉडी में से बाहर फेंक देने का है। तो ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स कौन सी सिस्टम है, तो यहाँ पर हमें दिख रही है कि लेफ़्ट रीनल आर्टरी, लेफ़्ट किडनी, लेफ़्ट रीनल वेन्स, आर्टोरिया, लेफ़्ट वेसिकल का वर्सा कावा, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ये सारे बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो बॉडी में से कचरा निकालने का काम। अभी देखो, किसी भी चीज़ को स्वस्थ रखना है, आप लोग क्या करते हो, रोज़ झाड़ू पोछा करते हो घर में। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी आज 4-5 दिन हम नहीं करेंगे सफाई तो क्या होगा, घर में कचरा बढ़ता जाएगा, फिर बड़े हुए कचरे को साफ़ करने में और ज़्यादा मेहनत लगेगी। इसलिए बेहतर यही है कि रोज़ झाड़ू निकाल के पोछा मार दो, रोज़ झाड़ू निकाल के पोछा निकाल दो, राइट। तो तुम्हें इतनी मेहनत नहीं पड़ेगी। तो बॉडी के अंदर भी हमें रोज़ सफाई करनी पड़ेगी, राइट। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स फिगर 6.13 इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ किडनी। तो किडनी कितनी है, पेयर है, 2 किडनी है। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है एंड यूरेथ्रा है, ठीक है। तो पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। Kidneys are located in the abdomen, one on either side of the backbone. तो 2 साइड में किडनी है हमारी, एक लेफ्ट में एक राइट में। Urine produced in the kidneys passes through the ureters into the urinary bladder, where it is stored until it is released through the urethra. अभी देखो भगवान ने सिस्टम कितनी अच्छी खासी बना के दी है हमको। इंसान की बात हो रही है, जानवरों को तो ऐसा नहीं होता है, शर्म जैसा नहीं होता है कुछ भी, है ना। उसको अब गार्डन में भी खड़ा रखो तो गार्डन में भी वॉशरूम और पोटी कर देगी गाय। कुत्ता भी ऐसे ही देखेगा, अरे कितना मस्त गार्डन है, फूल वूल उगे, वहाँ पर कर देगा। उसको ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसानों की बॉडी में क्या रखा है उसने, कलेक्शन करने के लिए, जमा रहेगा। जब तक आप कोई अच्छी जगह ऐसे देख नहीं लेते कि भाई हाँ यहाँ पर जाके मैं उसको वेस्ट निकाल देता हूँ। तो बॉडी में किडनी जो है, राइट, पासेस थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर एक कोथरी जैसी होती है, उसके अंदर सारा लिक्विड जमा रह सकता है, थोड़ा थोड़ा एक एक ड्रॉप करके उसमें जमा। जब वो पूरी फुल हो जाएगी तब तुम्हें बॉडी सिग्नल देगी कि अब तुम्हें कंपलसरी वॉशरूम जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बैग पूरी भर चुकी है, तो उसको खाली करना पड़ेगा। हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस? तो फिर हमारी बॉडी में यूरिन प्रोड्यूस कैसे होता है? द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। अभी हमारे ब्लड के अंदर कचरा होगा, ठीक है ना, तो कचरा ब्लड में से तो साफ़ करना पड़ेगा, वरना तो वो हार्ट में चला जाएगा। Just as carbon dioxide is removed from the blood in the lungs, जैसे हमने सांस ली ऑक्सीजन,
फिर सेल ने ऑक्सीजन में से एनर्जी ले ली और उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून जो है वो लंग्स के पास आएगा। लंग्स क्या करेगा, खून को रोक लेगा और खून में से कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर एटमॉस्फेयर में फेंक देगा कार्बन डाइऑक्साइड को। इसी तरह is removed into the lungs. Nitrogenous waste such as urea or uric acid are removed from the blood in the kidneys. उसी तरह ब्लड के अंदर अगर यूरिक एसिड है, क्या है, यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट या यूरिया, तो वो ब्लड में से किडनी निकाल लेगी। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लंग्स ले लेता है, उसी तरह यूरिया वाले अमाउंट जो है वो किडनी ले लेगी ब्लड के पास से। It is then no surprise that the basic filtration unit in the kidneys, like in the lungs, is a cluster of very thin-walled blood capillaries. अभी हमारे फेफड़ों में भी कैसे छोटी छोटी नलियाँ थी जो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को ही लेती थी और वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देती थी। उसी तरह किडनी के अंदर भी छोटी छोटी नलियाँ होंगी जो सिर्फ यूरिया और एमोनिया ने वो सब बॉडी में से निकालने का, ब्लड में से निकालने का काम करेंगी। ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज़ एसोसिएटेड विथ ए कप शेप्ड एंड ऑफ ए ट्यूब that collects the filtered urine. Each kidney has large number of this filtration units called the nephrons packed close together. तो किडनी के अंदर ये ट्यूब्स होती हैं जो ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल लेती है, इसका नाम होता है नेफ्रॉन्स। Some substances in the initial filtrate such as glucose, amino acid, salt and major amount of water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube. The amount of water reabsorbed depends on how much excess water there is in the body and how much of dissolved waste there is to be excreted. The urine formation in each kidney eventually enters a long tube. तो पहले छोटी कैपिलरीज थी, फिर नीचे एक कप जैसा था और कप के बाजू में फिर लॉन्ग ट्यूब्स हैं। The ureter which connects the kidneys with the urinary bladder. Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the large or the urge to pass it out through the urethra. तो बैग हमारा बलून होता है, मान लो कोई है ना, बलून में आप पानी भरते जाओ तो क्या होगा, बलून पूरा भर जाएगा। अभी थोड़ा और भी पानी भरा तो बलून फट जाएगा। लेकिन यहाँ पर फ़र्क इतना है कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो है ना एक कोथड़ी जैसा होता है, इसमें यूरिन भरता जाता है, वो कोथड़ी यूँ फूलती जाती है। जब फूल जाती है तो हमें एक पेन, दर्द जैसा होता है और हम जैसे ही बाथरूम में जाते हैं और वो खारा सब जो पानी होता है वो निकल जाता है बॉडी में से और कोथड़ी वापस यूँ सिकुड़ जाती है। फिर पानी पीते रहते हैं हम, है ना, तो एक एक ड्रॉप कचरा उसमें फिर वापस आता जाता है और फिर वो फैल जाती है। तो वॉशरूम को कभी रोकने का नहीं। जैसे एक गिलास पानी पिए आते हो, वॉशरूम की करके आओ, पानी पियो वॉशरूम जाओ, पानी पियो वॉशरूम जाओ, तो क्या होगा, सर्कुलेशन होगा तुम्हारी बॉडी में, कचरा साफ होता जाएगा। द ब्लैडर इज़ ए मस्कुलर सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल। अभी ब्लैडर जो है, यूरिनरी ब्लैडर जो कंट्रोल करता है, पानी यूरिन को जमा करता है, वो मस्कुलर टिश्यू है। कैसा है, मसल्स वाला है। और मसल्स जो है वो सीधा हमारे नर्वस कंट्रोल में है। अभी देखो वॉशरूम आपको कितनी भी ज़ोर से लगी हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो ना, रोक सकते हो। ऐसा नहीं है कि वॉशरूम निकल ही जाएगी, वो हमारे कंट्रोल में होती है।
छोटे बच्चे होते हैं वो कंट्रोल नहीं करते, वो तो क्लास में ही कर देते हैं बाथरूम, राइट। As we have discussed elsewhere, as a result, we can usually control the urge to urinate. तो ये तो हुआ हमारे ह्यूमन बींग्स का एक्सक्रीशन। अभी हम देखेंगे प्लांट्स का एक्सक्रीशन, लेकिन आज नहीं, अरे कर लेते हैं, एक ही पैराग्राफ है ना, चैप्टर पूरा हो जाता है, मुझे लगा और भी टॉपिक होगा। चलो कंटिन्यू। प्लांट्स यूज़ कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ एनिमल्स। अभी जानवरों को देखो, गाय को चड्डी पहनना तो है नहीं कि भाई बाथरूम में जाएंगे चड्डी उतारेंगे फिर वॉशरूम करेंगे। अभी वो गार्डन में खड़ी है, मंदिर में खड़ी है, उसको कोई शर्म नहीं है, जब मन चाहा जहाँ मन चाहा वहाँ पर उसने एक्सक्रीशन कर दिया। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है। प्लांट में कैसा होता है, ऑक्सीजन इटसेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अभी देखो, आपने सुना होगा कि कोई बीमारी होती है, कोई बीमारी होती है, उसमें गाय का पेशाब पीते हैं लोग, पीते हैं ना, गौमूत्र। अभी मूत्र तो वेस्ट है गाय के लिए, जैसे हमारे बॉडी में से वेस्ट निकलता है तो गाय में से भी वेस्ट निकलता ही है। अब वो वेस्ट तुम्हारे लिए काम का हो सकता है क्या? कुछ लोगों का मानना है हो सकता है, राइट। अभी प्लांट्स जो हैं, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट की मदद से, और क्या होता है उसमें कचरा कौन सा निकलता है, ऑक्सीजन। तो हम क्या ना बोलते हैं, ना ये तो प्लांट का वेस्ट है, हम लोग क्यों पिएं? हम तो चाहते हैं कि हाँ प्लांट और ज़्यादा कचरा करे, इसीलिए तो ज़्यादा प्लांट लगाते हैं ना हम। कभी आपको पता चले कि तुम्हारे घर में डॉगी है, वो पूरे घर में पॉटी कर देता है, तो आप क्या करते हो, उसको एक जगह बांध के रखते हो ताकि पूरे घर में ख़राब ना करें। कि आप बोलते हैं अरे एक डॉगी ने इतनी पॉटी पी, चलो मैं 4-5 और डॉगी लेता हूँ, भले मेरा पूरा कमरा भर जाएगा डॉग की पॉटी से, वेस्ट है उसके लिए, तो वो हम नहीं करते। लेकिन प्लांट जो है, तो ऑक्सीजन प्लांट का ही वेस्ट है, वो बाहर फेंकता है, तो हम क्या करते हैं, एक पेड़ नहीं और भी पेड़ लगाते हैं, और ज़्यादा वेस्ट मिलेगा हमें। क्यों? क्योंकि ये हमको फ़ायदा करता है ना। We have discussed earlier how plants deal with the oxygen as well as carbon dioxide. They can get rid of excess water by transpiration. For other waste, plants use the fact that many of their tissue consist of dead cells and that they can even lose some parts such as leaves. अभी देखो, वेस्ट जो है, प्लांट जो है, उसके कुछ पत्ते जो है ना सूख जाएंगे और वो नीचे गिर जाएगा, तो प्लांट का पत्ता सूखा नहीं है, वो उसका वेस्ट मटेरियल है जो उसने नीचे फेंक दिया है, ठीक है। फिर पेड़ के स्टेम के ऊपर आप देखना, एकदम डेड सेल्स जैसी, एकदम आप उसको चाकू मारो तो भी कुछ नहीं होता है ना, एकदम निर्जीव जैसी स्किन जैसा हो जाता है। और एक्स्ट्रा पानी वो ट्रांसपीरेशन से भेज देता है बाहर, ऑक्सीजन लीव्स में से फेंक देता है, और सॉलिड पत्ते जो है वो सारे झड़ जाते हैं, डेड सेल्स। तो इस तरह से प्लांट में होता है एक्सक्रीशन, और ह्यूमन बींग्स का तो हमने देख लिया। मैनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड इन द सेल्यूलर वैक्यूल्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स मे बी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉल ऑफ Other waste products are stored as resins and gums. अभी कुछ प्लांट में क्या होता है, गूंद आपने देखा है, एकदम चिकना पदार्थ निकलता है प्लांट में से। अच्छा, रबर कैसे बनती है ये बताओ मेरे को। अब जो बालों में
या इरेज़र में जो रबर, या ट्रक के में या टायर में जो रबर होती है, वो रबर कहाँ से आती है? प्लांट में से। प्लांट में से एक एक बूंद टपकती रहती है, तो वो लोग उसको जमा कर लेते हैं, फिर उसमें 2-3 केमिकल डाल के उसको गर्म करते हैं और जो शेप देना है वैसा शेप दे देते हैं रबर को। तो ये तो प्लांट का वेस्ट है। और दूसरा, जो गम आप पोस्ट ऑफिस में जाते हैं ना हम लोग, कभी वो चिपकाते हैं, पता है? गम टिकट होती है, जो स्टैम्प होती है ना छोटी सी, उसके पीछे गम लगाते चिपकाते हैं हम लोग। तो ओरिजिनली ये गम जो है ना, वो प्लांट में उगता है, कांच के टुकड़े के जैसा। प्लांट में से लिक्विड एक निकलता है, वो सूख जाता है, एकदम चिकना होता है वो सूख जाएगा तो लोग उसको पेड़ में से निकाल लेंगे। अभी 2 किस्म के आते हैं, उसको आप चिपकाने का भी काम कर सकते हो और उसको आप खा भी सकते हो, वो आपकी हड्डियों के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। स्पेशली इन ओल्ड जाइलम, plants also excrete some waste substance into the soil around them. So here our chapter is over. Tomorrow we will be starting with our new chapter. तब तक के लिए goodbye and take care.